Hello everyone and welcome to our show Junior Citizen, the Knowledge Seeker, where young voices takes the lead. And I am Nirali Munjal. And I am Ankita Adhikari. And today we have our great guest. Hello sir. नमस्कार सर आपका इंट्रोडक्शन से शुरू हो जाते हैं. मेरा नाम सुरेश तोमर है. मैं फ़िलहाल जॉइंट डायरेक्टर हूँ महिला बाल विकास विभाग में और पिछले लगभग 30 साल से महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर काम कर रहा हूँ. सर इट्स अ ग्रेट वर्क जो आपने इनिशिएटिव लिया है करने का. सो सर व्हाट इज देन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर डिपार्टमेंट? ऑब्जेक्टिव क्या है आपके डिपार्टमेंट का? देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कई तरह से काम करता है, जिसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा Yes, कि sir. क्या क्या चीज़ें उसमें रहती हैं. तो एक जो सबसे बड़ा सेटअप रहता है हमारे विभाग का वो है, उसको हम ICDS कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट Yes, sir. स्कीम. और उसमें लगभग हमने पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख आंगनवाड़ियाँ खोली हुई हैं. ग्रेट. और उन आंगनवाड़ियों के माध्यम से हम बच्चों के लिए, जो 6 साल तक के बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या धात्री माता हैं, उनके लिए कुछ बेसिक सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं. तो उसमें एक तो इम्यूनाइजेशन है, हाँ इम्यूनाइजेशन वहाँ पर होता है. इसके अलावा उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है, जिससे और कुल मिला के उसका उद्देश्य ये है कि माएँ और उनके बच्चे सभी स्वस्थ रहें, उनमें किसी तरह का कोई कुपोषण ना हो. तो एक तो ये सबसे बड़ी स्कीम है जो लार्ज स्केल पर चलती है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कुल स्कीम्स हैं उनका एक हिस्सा है. इसके बाद एक 2 और मिशन हमारे यहाँ चलते हैं. उसमें एक को हम कहते हैं मिशन शक्ति, जो महिलाओं के लिए है, और दूसरा है मिशन वात्सल्य, जो बच्चों के लिए है. और मिशन वात्सल्य उन बच्चों के लिए है जो या तो किसी तरह की परेशानी में हैं, उनको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है. जो CNCP बच्चे जिनको कहते हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड CNCP चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन, CNCP. ओके, किस तरह की केयर की ज़रूरत है, उनको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो ये बच्चे होते हैं. इसके अलावा वो बच्चे होते हैं जिनसे कोई गलती हो जाती है, जिनको हम इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ या विधि द्वारा विवादित बच्चे जिनको कहेंगे, जिससे कोई गलती हो गई है, तो उनको एक कानूनी एक सिस्टम में लाया जाता है. और उसके लिए सभी ज़िलों में एक JJ बोर्ड बनाया गया है, जुवेनाइल जस्टिस जिसको हम कहते हैं, कि जब बच्चे किसी तरह के उसमें विधि द्वारा उनका कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उनको किस तरह से सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो वो सब बच्चे रहते हैं. तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पूरा एक मैकेनिज़्म होता है. अगर बच्चा घर से बिछड़ गया है और घर तक नहीं पहुंच पा रहा है या घर पर उसको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो बहुत सारे बालक और बालिका गृह होते हैं, है ना, CCI कहते हैं, चिल्ड्रन होम कहते हैं, चिल्ड्रन केयर होम. तो वो इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं. और दूसरा ये है कि अगर उसका लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट है तो उसके बाद उनको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है. और कोशिश ये की जाती है कि हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है और उस बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और वो अगर अच्छा नागरिक बनना चाहता है तो उसके रास्ते में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए और उसके जीवन में किसी तरह का भटकाव नहीं होना चाहिए. तो दूसरा ये मुद्दा है. तीसरा जो है ना, मैंने बताया था मिशन शक्ति है. यस सर. मिशन शक्ति जो है ना, उसमें महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, और अगर वो किसी तरह की परेशानी में हैं तो उनके लिए. तो इस तरह से कुछ जो है ना, उनको हम संबल कहते हैं. Yes, मिशन शक्ति के 2 हिस्से हैं.
संबल है, संबल में वो योजना है जहाँ पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ Yes, अभियान है, sir. आपने सुना होगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, वो जब दुनिया में आए तो उनका स्वागत किया जाए, और उसके बाद उनकी शिक्षा, जैसे बेटों की शिक्षा कराई जाती है ना, बेटियों की शिक्षा भी वैसी होनी चाहिए। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है, उसको हम वन स्टॉप सेंटर कहते हैं, सखी। वन स्टॉप सेंटर, हाँ, सखी सेंटर होता है वो। जैसे यहाँ पर गौर भी बना हुआ है जे हॉस्पिटल कैंपस Yes, में, sir. भोपाल में। तो जैसे कोई महिला परेशानी में है और ऐसी स्थिति में, या कहीं मान के चलिए पुलिस को कोई महिला भटकती हुई मिल जाती है, या कोई महिला है जो अपने घर में उसके साथ हिंसा हो रही है, घर से बाहर उसके साथ किसी तरह की कोई हिंसा हुई है, तो वो आके उस सखी सेंटर में रुक सकते हैं, हाँ ना। वो 1 सप्ताह रुक सकते हैं। फिर उनको जो लीगल एड चाहिए तो वो, कि अगर उनको किसी वकील की ज़रूरत है तो वो उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अलावा अगर उसके साथ कोई मारपीट हुई है या ट्रॉमेटिक कंडीशन में है तो उसको एक मेडिकल असिस्टेंट चाहिए, उसका इलाज कराया जाना है, तो वो सब वहाँ पर उपलब्ध होता है। काउंसलिंग होती है, कोई व्यक्ति जब परेशान है तो ज़रूरी ये होता है कि उसके साथ बात की जाए, उसकी समस्या को समझा जाए, उसको ठीक किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एफआईआर वगैरह भी, एफआईआर या डीआईआर होती है ना, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एफआईआर पुलिस में होती है, Yes, sir. है ना, वैसी डीआईआर होती है जब महिलाओं के साथ घर में कोई हिंसा हो रही है, तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो वो वन स्टॉप सेंटर में भी हो सकती है। महिला बाल विकास विभाग के जो अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम प्रोटेक्शन ऑफिसर कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, तो वहाँ पर भी हो सकती है। तो ये, और इसके अलावा एक 181 विमेन हेल्पलाइन रहती है, उसको हम विभाग संचालित करता है, जिससे प्रदेश भर से महिलाएं, टोल फ्री नंबर है 1811, उन पर फ़ोन कर सकती हैं, और अगर वो किसी भी ज़िले में हैं, कहीं पर भी हैं, तो उनको वो सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें इसमें की जाती हैं कि जैसे गांव से या छोटे शहरों से बड़े शहर में कोई महिला नौकरी करने आई है और उसको रहने के लिए सही जगह नहीं है, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए गए हैं। यहाँ पर जब 2 नंबर पर एक जवाहर बाल भवन है, उस कैंपस के पीछे एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना हुआ है, उसका नाम स्वयं सिद्धा है। वहाँ पर 100 महिलाएं रह सकती हैं, बहुत कम पैसा देना पड़ता है सामान्य तौर पर प्राइवेट अगर रूम लेना है या मकान लेना है उसके कंपैरिजन में। इसके अलावा फिर अगर महिलाएं जैसे कुछ परेशान हैं और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो एक स्वाधार गृह होता है, इसको हम अब शक्ति सदन कहते हैं। Okay. तो वहाँ पर वो महिलाएं लंबे समय तक रह सकती हैं, और उनको एक स्किल डेवलपमेंट, कि उनको कैसे वो आगे चल के रोज़गार करें, कैसे वो खुद का पैसा कमा सकें, तो इस सब के लिए व्यवस्था उसमें की जाती है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हब बनाया, हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वो उसका उद्देश्य ये है कि उसमें एक टीम रहेगी स्टेट लेवल पर भी और ज़िले लेवल पर भी, और उनका काम ये रहेगा कि वो अलग अलग विभागों में, जैसे कि महिला को एफआईआर करानी है या पुलिस में जाना चाहती है, उसके साथ हिंसा हुई है, Yes, तो sir. पुलिस तक कैसे पहुंचाना है, तो वो हब का जो टीम होगी वो उसको हेल्प करेगी। Correct. ऐसे ही कोई महिलाएं हैं, 10 महिलाओं का ग्रुप है, वो चाहता है कि उन्हें कोई स्टार्टअप शुरू करना है ना? Yes, sir. वो चाहती हैं कि वो कुछ स्किल डेवलपमेंट के बाद में, या उनको कोई स्किल है, उनको बैंक से सहूलियत चाहिए और उसके बाद में वो कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो उनसे कनेक्ट कराना, बैंक से कनेक्ट कराना, ये हब का काम रहेगा। उसको इलाज कराना है, उसको नहीं पता है आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, तो हब उसकी हेल्प करेगा। यानी कि हब में महिला को किसी भी तरह की परेशानी या सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि परेशानी, उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो कोई अच्छा काम करना चाहती है, या अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहती है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहती है, तो वो एडमिशन कैसे हो सकता है, तो उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम के बारे में बताना, क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में बताना। तो हब के पास हर एक ज़िले में एक ट्रेन टीम रहेगी जो उसको उनको सपोर्ट करेगी। तो ये कुल मिला के इस विभाग का पूरा कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सभी तरह से उनका विकास कैसे हो, उनकी जीवन में कोई परेशानी है तो वो परेशानी कैसे दूर हो, चाहे वो घर के अंदर है, चाहे बाहर है, चाहे स्कूल में है, या किसी दूसरी तरह से। इसी तरह से और भी कई सारे एक्ट हैं और सब चीज़ें हैं कि महिला अगर कहीं कोई परेशान है, वो ऑफिस में काम कर रही है ना, आप जैसी बच्चियाँ हैं किसी स्कूल में हैं, लेकिन स्कूल में वो महसूस करती हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी है, तो वो परेशानी दूर होनी चाहिए, है ना। और बचपन से लेके आखिर तक
पुरुषों के बीच में और महिलाओं के बीच में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी परिवार में अगर बेटा आगे बढ़ रहा है तो बेटी को भी उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक जो वातावरण है वो कैसे बनाया जाए समाज में, इसके लिए विभाग काम करता है। ग्रेट। जैसे कि आपने देखा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, या मतलब इनसिक्योर हैं आप, या आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो डू कनेक्ट विथ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच सर, आपने ऑब्जेक्टिव बताया अपने डिपार्टमेंट का। हाँ सर, मेरा एक सवाल था। जैसे एनजीओज़ होते हैं जो वुमेन्स के लिए होते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होते हैं और चाइल्ड्स के लिए भी होते हैं, तो आप उनके साथ कैसे कोलैब करते हैं कि उनके गोल्स पूरे हो और आपके भी गोल्स पूरे हो, जो आपके इनिशिएटिव्स हैं? देखिए, हम लोग चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हों जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जिनको हम डेवलपमेंट पार्टनर कहते हैं, और या फिर स्थानीय स्तर पर कोई भी हो, लोकल लेवल पर कोई भी हो, और वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जैसी संस्था है आप जानते होंगे, यूनिसेफ एक संस्था है ना, यूनाइटेड चिल्ड्रंस फंड जो है। यस सर। इसी तरह से यूएनएफपीए है, यूएन विमेन है। तो ये यूएन की कुछ एजेंसीज़ हैं जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करते हैं, तो हम उनके साथ हैंड टू हैंड काम करते हैं। इसके अलावा लोकल स्तर पर भी कोई काम कर रहे हैं, जैसे बालिका गृह, जो मैंने जिक्र किया अभी, बालक गृह, बालिका गृह, Yes, sir. वन स्टॉप सेंटर, इस तरह की, या स्वाधार गृह कहा मैंने, या जिनको हम शक्ति सदन कहते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसा कोई महिलाओं के लिए कोई सेटअप उनको शुरू करना है, या महिलाओं के लिए, महिलाएं बाहर से आ रही हैं उनके लिए कोई हॉस्टल शुरू करना है, तो अगर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई हॉस्टल शुरू करना है, तो इस सब में कोई भी संस्था अगर काम करना चाह रही है तो वो महिला बाल विकास से कांटेक्ट कर सकती है, और हम उनको सभी तरह से, ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं जिनमें हम उनको सहायता करते हैं, और उसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं के लिए, इसी तरह जैसे मैंने महिलाओं के लिए बताया वैसे बच्चों के लिए भी है। जो CCIs होते हैं और कई सारी स्कीम्स हैं, उनके माध्यम से जो भी NGO हमारे साथ काम करना चाहता है, और जहाँ जिन जिलों में हमको ज़रूरत है वहाँ पर हम उनको इनवाइट करते हैं कि आएँ और हमारे साथ में काम करें। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि हमारे इंडिया में और हमारे इस मध्य प्रदेश में ये डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट में इतने सारे काम होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, जो हम अवेयर भी नहीं थे अभी तक, कि हमें इतना कुछ पता भी नहीं था कि ये डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता एक है। नंबर में बीच में आपको टोक के बताना चाहूँगा, जैसे 181 महिलाओं के लिए एक नंबर है ना, महिला हेल्पलाइन है, वैसे बच्चों के लिए भी एक हेल्पलाइन होती है, उसको चाइल्ड हेल्पलाइन कहते हैं या चाइल्ड लाइन कहते हैं। उसका भी एक टोल फ्री नंबर होता है, उसको हम कहते हैं 1098 108, है ना, 1098 109। हाँ, तो ये नंबर है। इस पर भी अगर कोई भी बच्चा परेशानी में है, या हम किसी बच्चे को देखते हैं परेशानी में, तो इस नंबर पर अगर हम कॉल करेंगे तो उस बच्चे को सहायता मिलेगी। ग्रेट जी, बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ मैं मुद्दों पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। Yes, sir. वो ये है, और उसके साथ हम लोग बातचीत को कंक्लूड भी करेंगे, और आपका कोई प्रश्न होगा तो उसका भी जवाब देंगे। यस सर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समाज में देखनी चाहिए, वो ये है कि एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पैट्रियार्की कहते हैं। पैट्रियार्की या पितृसत्ता। यस सर। और इसमें पुरुष, जैसे घर का जो मुखिया होता है ना, वो पुरुष होता है Yes, ना, कोई ना कोई, किसी न किसी के पिता जो होते हैं ना, Yes, sir. वो घर के मुखिया होते हैं। और हमारे समाज में कम या ज़्यादा, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लड़के लड़कियों के बीच में थोड़ा भेदभाव तो किया जाता है। यस सर। बिल्कुल। अब बात ये है कि ये जो भेदभाव है ये बड़ी खतरनाक चीज़ है ना, और बहुत लंबे समय से चल रहा है। हम कई तरह से इसको देखते हैं अपने समाज में, और हमारा ये प्रयास है न केवल विभाग के माध्यम से, बल्कि जो अलग अलग गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे समाज का ये जिम्मेदारी है कि लड़की और लड़कियों के बीच का ये भेदभाव है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इससे लड़कियों को तो नुकसान है ही है, कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हम देखें कि अभी भी जब हम बच्चियों से बात करते हैं, एक NFHS होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, Yes, sir. तो अभी उसका जो सर्वे लास्ट आया है
उसमें पाया गया कि मध्य प्रदेश में जब 18 साल से लेकर 35 साल की विवाहित महिलाओं से पूछा गया कि उनका विवाह कम किस उम्र में हुआ, तो लगभग 25% महिलाओं ने बताया कि उनका विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ था। जी। और 18 वर्ष से पहले होने का मतलब होता है बाल विवाह। बाल जी। विवाह, तो यानी कि इतनी लड़कियों का अभी भी बाल विवाह होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हम लड़के लड़की के बीच में भेदभाव करते हैं। यस सर। इसी तरह से हिंसा होती है, घरेलू हिंसा जिसको कहते हैं, Yes, तो sir. वो भी लगभग इतना है कि 25% विवाहित महिलाओं ने बताया कि उनके साथ में मारपीट होती है। तो कुल मिला के ये इस चीज़ को बताते हैं ये आंकड़े कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक भेदभाव है, और पुरुष अपने आप को कई बार महिलाओं के साथ में हिंसा करने में या उनके साथ दुर्व्यवहार करने में अपने आप को एक तरह से अधिकृत मान के चलता है। जी। और ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। डोमिनेंट मानते हैं वो। डोमिनेंट मानते हैं, तो ये डोमिनेंस जो है ना वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है अब दुनिया में जिसमें ये कहा जाए कि लड़के लड़की के बीच में कोई फ़र्क होता है। लड़कियां कोई काम ऐसा है जो लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ बात जो है ना वो है जेंडर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की। यस सर। तो वो खत्म होना और इस पर लंबी बातचीत शुरू करना बहुत ज़रूरी है, और हम इस पर संवाद करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अगर हम इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करेंगे तो हमारे सबके जीवन में एक तो इंडिविजुअली जो पुरुष हिंसा करता है उसकी भी अपनी परेशानियां हैं। Yes, जी। sir. अगर वो हिंसा नहीं करेगा तो वो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, मानसिक तौर पर स्वस्थ Yes, रहेगा, sir. बेहतर ढंग से काम कर पाएगा, परिवार ज़्यादा सुखी रहेगा। Yes, sir. परिवार के बाद में जो समाज है, जिस समाज में हिंसा हो रही है वो समाज में अगर हिंसा खत्म होगी तो उससे बहुत सारा सकारात्मक फ़र्क पड़ेगा। हमारा स्टेट है, अगर हम मान के चलें स्टेट एक यूनिट है कि हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में अगर ये माना जाएगा कि नहीं मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा नहीं होती, कोई सेक्सुअल वायलेंस भी नहीं होता, लड़कियों के साथ जो छेड़ाखानी होती है जी। या महिलाओं के साथ रेप हो जाते हैं, बल्कि छोटी बच्चियों के साथ भी रेप होते हैं, ऐसी रिपोर्ट जो इंसिडेंट है वो रिपोर्ट होते हैं। तो ये करना मतलब हम दुनिया भर की जब समाजों में तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जहाँ महिलाओं और बच्चियों के प्रति सबसे कम भेदभाव है और कम हिंसा है वो समाज ज़्यादा बेहतर है। जी। उसको दुनिया बिल्कुल। भर में उन समाजों को बेहतर माना जाता है। यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ Yes, हैं, sir. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ जो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर बहुत कम हिंसा है, तो वो बेहतर समाज है। जी। एक जेंडर गैप इंडेक्स होता है ना, Yes, sir. कि जेंडर गैप है मीन्स लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव है तो वो नीचे रहते हैं वो प्रदेश। जहाँ भेदभाव नहीं है उनको उन देशों को ऊपर माना जाता है। और इससे कुल मिला के कई सारे नुकसान हैं कि घर के काम में औरतों को झोंक रखा जाता है, बाहर के काम पुरुष करते हैं, जी। और पुरुष वही काम करते हैं जिनमें उनको पैसा मिलता है ना। नौकरी मिलेगी तो काम करेंगे, घर में महिलाएं काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो उसका उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। तो ये होना चाहिए कि बाहर का काम भी महिलाएं करें और घर का काम भी पुरुष करें। हाँ। ये शेयर होना चाहिए, क्योंकि एक आंकड़ा बताता है कि भारत की स्थिति सबसे खराब है पूरी दुनिया में, कि घर का जो काम होता है, जो केयर और हॉस्पिटैलिटी और इस तरह का जो काम है ना, जो नॉन पेड है, Yes, sir. जिसका पैसा नहीं मिलता है, तो वो काम भारत की महिलाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा करती हैं 24 घंटे में लगभग 5 घंटे, और भारत के पुरुष सबसे कम करते हैं 24 घंटे में केवल 19 मिनट। जी। तो ये जो फ़र्क है ये होना चाहिए। Yes. ये जरूरी है कि यहाँ पे घर का काम लड़कों से अगर कराया जाता है तो उसको शर्म का विषय माना जाता Yes, जी। है ना, कि लड़का झाड़ू लगा रहा है तो लोग हंसेंगे। नहीं, वो बेहद जरूरी काम है। घर में उसको खाना बनाना नहीं आता है तो मान के चलिए खाना बनाना कोई लड़कियों के जीन से जुड़ा हुई चीज़ नहीं है कि लड़की होगी वही खाना बना पाएगी। लड़का अगर खाना बनाएगा तो खाना खराब हो जाएगा, है ना, वो एक स्किल है। तो वो घर का खाना बनाना लड़कों को सीखना चाहिए, और लड़कियों को ये सीखना चाहिए कि घर से बाहर निकल के कैसे काम किया जाता है और कैसे पैसा कमाया जाता है। पैसे का जो स्वाद है वो केवल पुरुषों की जीभ पे नहीं रहना चाहिए, लड़कियों की जीभ पर भी आना चाहिए। तो वो सब सीखने की ज़रूरत है, और ये जब हम मिटाएंगे तो हम अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। कई सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, पर कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो कह रही हैं कि भारत अगर बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है इकोनॉमिकली तो वो तभी बन पाएगा जब भारत की जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर निकल के काम करने आएंगी। Yes, sir. क्योंकि घर का काम तो वो अच्छे से कर रही हैं, घर अच्छे से चल रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, है ना, माँ बाप स्वस्थ हैं, उनकी सेवा हो रही है, बुजुर्गों की सेवा हो रही है, घर साफ सुथरे रहते हैं, बच्चे नीट एंड क्लीन होके स्कूल जाते हैं, तो वो कौन कर रहा है? महिलाएं। लेकिन ये काम आधा पुरुषों को भी बचाना चाहिए। हमारे घर में लड़कों को पुरुषों को भी झाड़ू पोंछा करने आना चाहिए,
बर्तन साफ करने आने चाहिए जी। और खाना बनाना भी आना चाहिए, जी। है ना। और अपने से जो बड़े हैं उनकी सेवा करना भी आना चाहिए। किसी बुजुर्ग को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसमें क्या क्या काम किया जाए, वो उनको आना चाहिए। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको घर से बाहर निकलना चाहिए। ये जी। बेहद ज़रूरी चीज़ है। जब वो बाहर जाके पैसा कमाएंगी तो वो एक इंडिपेंडेंट हो एम्पावरमेंट जाएंगी। फील Empowerment करेंगी। feel करेंगे। पैसा ही एम्पावरमेंट है, ये Yes, बात sir. समझना चाहिए। और लड़कियों को कहा जाता है तुम घर रहो, लड़की की शादी होती है तो उसका पति कहता है तुम घर रहो, मैं कमा लूँगा। नहीं, लड़की को चाहे वो 2,000 रुपये कमा रही है या 1,00,000 रुपये कमा रही है, लेकिन किसी ने कहा है कि लड़कियों को अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है तो उनका बटुआ भारी होना चाहिए। Yes, जी, sir. तो इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि Independence. कोई भी लड़की, मैं हमेशा लड़कियों से कहता हूँ कि आपके परिवार में आपके पिता होंगे, आपके भाई होंगे, आप शादी करेंगी तो आपका पति हो सकता है, परिवार में और सदस्य हो सकते हैं। करना ना करना आप पे डिपेंड करता है। ये लड़कियों का ये भी हम मानते हैं ना, चल कहते हैं कि लड़की तो पैदा ही इसलिए हुई है कि जैसे उसकी शादी हो जाए, हाँ, ठीक है दूसरे ना। घर में हम चले प्रिपेयर जाए। भी करते हैं, दूसरे घर चली जाएगी, पराया धन है, तो नहीं है। आपको शादी करनी है आप करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन पैसा जरूर कमाइए। Yes, sir. आप उतना पैसा जरूर कमाइए जो जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं। वो पैसा कम हो सकता है, ये देश में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। कोई परिवार 10,000 से चल रहा है, कोई 1,00,000 महीने से चल रहा है। तो जो आपकी क्षमता है वैसे कमाइए, लेकिन आपका अपना पैसा होना चाहिए। हर लड़की का एक उम्र के बाद उसका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए जी। और उसमें पैसा होना चाहिए और खुद का एटीएम कार्ड हो जिसका पिन कोड उसके पास ही हो, किसी दूसरे के पास ना हो, ना भाई के पास, ना पति के पास, ना बॉयफ्रेंड के पास, किसी के पास नहीं, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमको सबको, उसमें लड़कियों को भी बात करना ज़रूरी है ना। और बराबरी सीखनी चाहिए, जी। है ना। जब आप किसी भी रिश्ते में हैं तो चाहे घर पर हैं, घर से बाहर हैं, स्कूल में हैं, किसी से प्रेम में हैं, किसी से विवाह कर रहे हैं, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, कोई कार्यस्थल है, तो कोई भी पुरुष जो है ना वो देवता नहीं होता है। Yes. तो जी, आपको बिल्कुल। अपने स्तर पर भी करना चाहिए कि आप बराबरी का व्यवहार करें, और कोई आपसे बराबरी का व्यवहार नहीं करना है तो उसको डिस्कार्ड करना भी आना चाहिए जी। कि अगर व्यवहार नहीं कर रहा है बराबरी का तो उसको ये चेताया जाना जरूरी है कि आपका ये व्यवहार है वो ठीक नहीं है, हम और आप बराबर हैं तो आप हमसे बराबरी का व्यवहार करिए। जी। तो बस ये कुछ बात है मैं चाह रहा था कहना। इसके अलावा और कुछ पूछेंगे तो जरूर जवाब बिल्कुल दूंगा। सर। जैसे कि अभी आपने सर से सुना कि हमें सोसाइटी के सोच बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लड़की को, एक महिला को एज अ इंडिपेंडेंट गर्ल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे अपन फोकस करेंगे। तो मेरा एक सवाल आया मन में, जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे घर के पास में रहती है, उसको इंटरनेशनल के जैसे शोज़ वगैरह रहते ना, उसके बहुत आइडियाज़ है, बहुत नॉलेज भी है। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि जैसे इन बाहर विदेश में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाता है बच्चों को, जेंडर इक्वालिटी बताई जाती है, तब जाके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब बच्चे पढ़ते हैं तभी उनको समझ में आता है कि इक्वालिटी क्या होती है जेंडर के बीच में, और तभी उन लोग अपने माइंडसेट चेंज करते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो जैसे आपने अभी बताया ये भेदभाव हटना चाहिए लड़की और लड़कों के बीच में, तो मेरा क्वेश्चन था कि ये सेक्स एजुकेशन आना चाहिए कि नहीं। देखिए क्या है कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात होती है, कई बार होती है, Yes, लेकिन sir. ये जी। होना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं सदैव ये महसूस करता हूँ कि जितनी चीज़ें साफ स्तर पे बात की जाएंगी जी। उतना ही लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, Yes, जी sir. है ना। बिल्कुल। क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि जब मैं बच्चियों से बात करता हूँ जिनका कई तरह की चीज़ें होती हैं सेक्स एजुकेशन में, कई सारी बातें हैं। हाँ। एक तो एक दूसरे का शरीर का ज्ञान होना चाहिए, Yes, जी। sir. और एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम उसी का एक हिस्सा है कि एक उम्र के बाद में बच्चियों को पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है। Yes. अब ये कोई शर्म का विषय नहीं है, जी, देखिए ना, बिल्कुल। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये बहुत प्राकृतिक है ना। कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो वो तभी होता है जब उसकी माँ को मेंस्ट्रुएशन होता है, जी लेकिन हम सामान्य तौर पर इस पर खुले तरह से बात नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं होती हम है। उसमें बहुत और ये बिल्कुल साफ बात है कि मेंस्ट्रुएशन लड़कियों को होता है। अगर लड़कों को हो रहा होता और पितृसत्ता है तो उसका बहुत ध्यान रखा जाता बहुत ध्यान है ना, और उन दिनों में उसको बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती, उसको अलग नहीं रखा जाता, उसको किचन
किचन से या पूजा घर से बाहर नहीं रखा जी, जाता, बिल्कुल। है ना। और उसको जो जितने पैड्स की ज़रूरत है उससे दोगुने पैड्स उपलब्ध कराए जाते। एक ग्लोरिया स्टाइनम ने एक आर्टिकल लिखा है कि अगर पुरुषों को होता तो क्या होता। तो ऐसे ही सभी चीज़ों के बारे में अगर लोगों को चीज़ें पता रहेंगी स्पष्ट तौर जी। पे, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। Yes, स्त्री का बिल्कुल। शरीर और पुरुष का शरीर अलग किस्म का होता है। जो क्यूरियोसिटी है वो भी स्वाभाविक बात है। तो इन चीज़ों को स्पष्ट तौर पे जाना जाना बहुत आवश्यक है बिल्कुल। लड़कों को। और उससे क्या होता है कि चूंकि ज्ञान का अभाव होता है, उसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो है ना वो गलती करते हैं। हाँ जैसे मेरे पास एक प्रकरण आया था, तो उसमें एक बहुत कम उम्र में एक बेटी जो है ना वो गर्भवती हो गई। जी। और जब से उससे पूछा गया तो उसको कहा गया कि जो लड़का उसके साथ में था उसने ये कहा कि नहीं नहीं, सामान्य संबंध स्थापित करने से कुछ नहीं होता है, वो तो लड़की गर्भवती तभी हो सकती है जब वो शादीशुदा हो। ओह। तो उसको अब ये क्या है कि ये सूचना का और सामान्य जो ज्ञान है उसका जी। अभाव है, और उसमें इस तरह की बातें होती हैं। उसमें ये भी है कि केवल ये जो बात है कि उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसका कोई शोषण ना हो, जी। और किसी का भी ना हो, ना लड़के का हो ना लड़की का हो। तो उसमें भी जैसे साइबर क्राइम है, जी। कम उम्र में लड़कियां जो है ना, लड़कियां या लड़के कम उम्र में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। साइबर क्राइम है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध जी, हैं, बिल्कुल। नए नए ढंग से उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। तो वो सब अगर आपको सब तरह का नॉलेज रहेगा, केवल सेक्स एजुकेशन नहीं, आपके आँख कान और आँख सब खुले रहेंगे, जी। और मुंह तब खुलेगा जब आपको अपनी कोई सकारात्मक बात कहनी है। जी। तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा एक साइन है, लेकिन इस पर संवाद होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम और ये भी ज़रूरी है कि किस उम्र में कौन सी बात की जानी चाहिए, जी, है ना। बिल्कुल। हम कई बार और इसके लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, उन सबको भी प्रशिक्षित होने की जी, ज़रूरत है। बिल्कुल। और बहुत सारी समस्याएं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब हम लड़के और लड़की को अलग अलग लेंस से नहीं देखेंगे, है ना। हम लड़के और लड़की को क्या है कि ये जो भेदभाव है ना वो बचपन से शुरू हो जाता है। बच्चा कहीं पैदा होता है, हम उसका सेक्स देखते हैं, है ना, जी। और देखते हैं कि वो लड़की है तो व्यवहार अलग होता है। जी। हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ तो हर्ष फायर होता है, गोलियाँ चलाई जाती हैं, ओके, थालियाँ बजाई जाती हैं कि सब लोग खुश होते हैं जब लड़का होता है। और लड़की होती है तो शांत हो जाते हैं, उनको लगता है ये तो दुर्घटना हो गई हमारे घर में। तो ये जो फ़र्क है, तो ये सब भी अगर ख़त्म होगा तो निश्चित रूप से, और सभी को कुल मिला के ये है कि सभी लोग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इस आधार पे लड़की के साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कि उसका जो सेक्स है वो फीमेल है, जी। ठीक है। और लड़के को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए इस आधार पे कि उसका जो सेक्स है वो मेल है। हाँ तो कुल मिलाकर ये सभी चीज़ों पर बात होनी, और सकारात्मक ढंग से बात होना। जी। और ये जो पूरा भेदभाव होता है कि कोई लड़का लड़की से खराब व्यवहार करता है, डोमिनेट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको इक्वलिटी नहीं सिखाई गई है। जी। वो घर में अपनी बहन के साथ भी मारपीट करता है, या फिर उससे कहेगा तू पानी लेके आ, हाँ। ठीक है, जबकि बड़ी बहन है। तो अगर जैसे बड़ी बहन अगर उसके लिए पानी लेके आ रही है, तो फिर वो बाहर जाके बाकी महिलाओं से भी खराब व्यवहार करेगा। और जब वो छोटा है, वो अपनी बड़ी बहन की या छोटी बहन की इज्जत करता है, तो निश्चित रूप से वो बाहर जाके भी लड़कियों की इज्जत करेगा। जी। तो ये लड़कों को, और इसमें लड़कों का भला है। अगर जो लड़के सभी से बदतमीजी करते हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं या ईव टीजिंग करते हैं, जी। तो वो उनकी खराबी है ना। Yes, तो sir. ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है, ये डिस्क्रिमिनेशन का, ये पुरुषों के हिस्से में ज़्यादा आता है, महिलाओं के हिस्से में कम आता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ होता है और पुरुष करते हैं। Yes. तो ये सब खत्म होना चाहिए, और इसके लिए जो जो चीज़ें हैं उसमें सेक्स एजुकेशन भी शामिल है, जेंडर इक्वलिटी भी शामिल है, प्रॉपर्टी राइट्स शामिल हैं, जी। है ना, और सामान्य एजुकेशन भी शामिल है। हाँ। जहाँ रोजगार जहाँ उपलब्ध है वहाँ पर बराबर का पे स्केल होना चाहिए, है ना, वेजेस बराबर होने चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं, उनमें सब जगह अगर इक्वलिटी होगी तो ये हम सब के लिए अच्छा होगा, लड़कियों के लिए नहीं केवल, लड़कों के लिए भी अच्छा होगा, पुरुषों के लिए भी अच्छा होगा, परिवारों के लिए अच्छा होगा। तो ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, इस पर बात किया जाना ज़रूरी है। और आप जैसे जो यूथ है, या अगर आप टेकअप करेंगे, आप इसको आगे ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। हमारा तो यही मोटिव है कि हम ये आगे ले जाए इस बात को, इस पे संवाद हो, हम यही चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ।
और ये आपको करना चाहिए, क्योंकि ये हम जो है ना, अगर कुछ हो रहा है, कुछ गलत घट रहा है, जी। तो उसकी तरफ आंखें बंद करके नहीं रह सकते, हाँ, है ना। बिल्कुल। ऐसा इसलिए कि मान के चलिए आप लोगों की उम्र 16 साल है ना, तो आप ये इंतजार नहीं कर सकते कि हम 32 के हो जाएंगे तब शुरू करेंगे। यस सर। जी बिल्कुल। कोई भी चीज़ है, मेरी उम्र 50 साल है तो मैं 50 साल की उम्र में भी करूंगा, आपकी 16 साल है तो आप 16 साल की उम्र में भी करेंगे, जी। क्योंकि ये हमारे सबके जीवन से संबंधित यस है, सर। हाँ। है ना। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट। हाँ। है ना, कि हम सड़क बना रहे हैं या हम बिल्डिंग बना रहे हैं। ये हमारे जीवन से ज़रूरी है। हमें ये अधिकार है कि हमें हमारे साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जी। है ना, हो ना, कोई बाधा आए हमारे आगे बढ़ने में। Yes, sir. आप जीवन में जो करना चाहते हैं वो करते रहें, कोई पुरुष बीच में आड़े ना आए कि जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जी। आप यहाँ से अपने घर जाते हैं तो कोई लड़का बीच में ऐसा ना मिले जो आपके साथ आपको टीज हाँ। करे। आपका आना जाना, आपका घर में रहना, आपका पढ़ना लिखना, आपका आगे बढ़ना, है ना, आगे बढ़ने के लिए जो आप प्रयास करना चाहते हैं, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, जो बनना चाहता है उसमें आपकी अपनी क्षमताएं हैं, उसमें कोई कमी है तो उनको एनहेंस किया जाए, लेकिन एक्सटर्नल कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि पिताजी मना कर रहे हैं या भाई मना कर रहा है या बाहर कोई कि आपको किसी ऐसे इलाके में जाना पड़ रहा है फोटोग्राफी सीखने में जहाँ में बीच में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो परेशान करते हैं। तो ऐसी जो परेशानियाँ हैं जी। वो समाज से खत्म होनी चाहिए और हमको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए कहाँ जी, पर है। आप हमको बताइए, हम पुलिस को बताएंगे। एक है तो कुल मिला के ये है कि अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने के दौरान उसको कहीं यात्रा करनी पड़ती है, कहीं बाहर जाना पड़ता है, अपने स्कूल जाना पड़ता है, किसी इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है, तो वो उसका आना जाना और घर का वातावरण और उसका जगह का वातावरण जहाँ वो जा रही है, तो ये सभी उसके लिए कंड्यूसिव होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, जहाँ वो खुश महसूस करे। ना कि ये कि वहाँ पर दो लड़कों ने छेड़ दिया या टीचर बदतमीजी कर रहा है या बात करते समय किसी की लैंग्वेज ऐसी है जो लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव पैदा कर रही है। तो ये सब खत्म होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कुल मिलाकर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और जेंडर इक्वलिटी जो है ना वो किसी के खिलाफ नहीं है, जी। वो बराबरी की हम बात कर रहे जी। हैं। हम लड़कों के अधिकार छीन नहीं रहे हैं, पर हम अपने अधिकार मांग रहे हैं और लेना चाहिए लड़कियों के। और किसी भी जेंडर का बराबर अधिकार होता है, फीमेल का भी उतना ही अधिकार है जितना मेल का। मिल का। तो किसी का कोई अधिकार छीना नहीं जा रहा है, पर अपना अधिकार उसको मिलना चाहिए। हाँ। प्रॉपर्टी राइट्स हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास 4 बीघा खेत है, अगर गांव के रहने वाले हैं, तो दो एक भाई है और एक बहन है, तो 2-2 बीघा दोनों को मिलना चाहिए, जी। है ना। और ये हर एक पर लागू होता है, हर एक चीज़ पर लागू होता है, जिससे वो भी आगे बढ़ सके, उसके पास भी पेरेंटल प्रॉपर्टी हो। पेरेंटल बाप, अगर बाप ने 2 लाख रुपए जमा किए हैं तो 2 लाख रुपए बेटे को ना दे दे, वो 1-1 लाख रुपए बांटे। Yes. तो ये सबको बताया जाना और इस पर काम करना जरूरी है। जी। जैसे वो होता है डाउरी सिस्टम होता है, खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए सब। जैसे रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होती हैं गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए। ये थोड़ी सी ऐसी बात है, चूंकि मैंने बहुत काम किया है, तो ये कि हम ये मान के चलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है। होता सब जगह है, शहरों में भी होता है, ग्रामीण में भी होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, समय कम है, नहीं मैं बताता आपको कि जो शहरी मध्यम वर्ग है हाँ। उसमें ज़्यादा समस्या है। Yes. गांव का आदमी सीधा होता है, वो तो जो उसको मिल जाता है कर लेता है। शहरी मध्य वर्ग जो होता है ना वो बहुत डोमिनेंट होता है और बहुत टेक्निकली प्ले करता है ना। वो कहता रहेगा नहीं हमारी बेटी के साथ हम भेदभाव नहीं करते, और पूरा भेदभाव कर जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है। सर जैसे डिपार्टमेंट की बात करें तो आप अपने जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हम जॉब कैसे पा सकते हैं? देखिए, किसी को भी जॉब करनी है तो मेजरली तो जॉब जो निकलते हैं उसमें पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जी। उसके माध्यम से अधिकारियों के लिए निकलते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल एजुकेशन जो बोर्ड है ना, वो उसके माध्यम से हमारे यहाँ सुपरवाइजर्स वगैरह जो होते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टाइम टू टाइम पर भर्तियाँ उन जिलों में, जिस जिले में होता है वहाँ, क्योंकि आंगनवाड़ी उसी गांव की होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और उसी वार्ड की होती है, Yes, sir. है ना। तो वहाँ की लोकल होती है, तो वो समय पे उसका एडवर्टीजमेंट आता है, और जितनी वो पढ़ी लिखी होती है, जो उसका स्टेटस है उसके आधार पर। तो ये 3 तरीके हैं उसके रिक्रूटमेंट के, तो लोग उसमें उस तरह से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आपसे बात करके बहुत सारी नई चीज़ें पता चली, बिल्कुल। और एक एनलाइटमेंट हुई कि कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं सोसाइटी में और कितनी चीज़ें सही हो रही हैं। बिल्कुल।
सर इस हम पर हम बात करते रहेंगे। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। शुक्रिया, थैंक यू बहुत-बहुत सो मच धन्यवाद। सर आपके यहाँ आने के लिए। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। सो डू वॉच आवर वीडियो। और कोई भी परेशानी हो वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स के लिए तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे संपर्क करें। और जैसे भी कोई भी आपके अगेंस्ट जाता है तो अपने लिए आवाज़ उठाइए। जी। सोसाइटी की सोच बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उसी पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।